नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और शुरुआत करते हैं चलिए अपनी इस खास पेशकश की। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,68,063 नए मामले सामने आए और 277 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा सोमवार के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार को 19,166 नए कोविड मामले सामने आए और 17 मरीजों की मौत भी हुई। दिल्ली में संक्रमण दर 25% पहुंच गई है। यहां टेस्ट करवाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। संक्रमण दर 5 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली की ही तरह महाराष्ट्र और वहां की राजधानी मुंबई की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 33,470 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की मौत हुई। इसमें से 13,668 मामले सिर्फ मुंबई में ही मिले हैं। वहां 5 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है। अब दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश दिया है। अभी प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता पर चल रहे थे और 50% स्टाफ ऑफिस जाता था। डीडीएमए ने और सख्त पाबंदी लागू कर दी है। आदेश के तहत दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद किए गए। अब रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी। तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण के केस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के औरैया में 10 दिन के एक नवजात की कोरोना से मौत से पूरा प्रदेश को झकझोर दिया है। नए साल के पहले 7 दिनों में 210 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि यूं तो ज्यादातर बच्चों में संक्रमण के बाद लक्षण नहीं दिखते, मगर इस बार बच्चों में लक्षण दिख रहे हैं। पर राहत की बात सिर्फ यही है कि वायरस की संक्रमण उनकी श्वास नली तक नहीं पहुंच रहा, फेफड़े तक नहीं पहुंच रहा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक जहां मात्र 22 बच्चे संक्रमित हुए थे, वहीं 1 जनवरी से 7 जनवरी तक 2022 तक 210 बच्चे संक्रमित पाए गए। ये सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं। कई पीडियाट्रिशियन बताते हैं कि कोरोना का वायरस श्वसन तंत्र में एक स्तर तक जाने के बाद ये कमजोर हो रहा है। भले ही ये फैल तेजी से रहा है, लेकिन शरीर के भीतर जाने के बाद इसकी संक्रामकता कम हो रही है। ये फेफड़ों तक नहीं जा पा रहा। साउथ अफ्रीका के अध्ययन में भी यही सामने आया है कि बच्चों में ये संक्रमण सांस की नली तक रुक रहा है। इसीलिए बच्चे संक्रमित होने के बाद भी 4-5 दिन में ही ठीक भी हो जा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने बच्चों के लिए कोरोना की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। ये बच्चों में कोरोना के संक्रमण पर और उसके इलाज पर नजर बनाए हुए है। यही टीम बच्चों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पता करने में जुटी हुई है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर यह आई है कि एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि आने वाले हफ्तों में कोरोना के मामलों में भारी उछाल आएगा, लेकिन ओमिक्रॉन के कारण आई तीसरी लहर में तेज गिरावट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो इस बार कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के जो मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों को काफी अपनी चपेट में ले रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम से। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर के पांडे जुड़ गए हैं, जो कि हैं चाइल्ड एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। पहले डॉक्टर पांडे, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों में लगातार ये जो संक्रमण है ये ज्यादा बढ़ रहा है और नया साल जब से शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि जो 210 करीब बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, बच्चों में सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वैक्सीनेशन एक भी बच्चे को नहीं लगा हुआ था कुछ दिन पहले तक। आपको पता है, थोड़े दिन पहले ही शुरू हुआ है। तो 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, ये करीब 41% पॉपुलेशन है और इसमें से किसी को भी वैक्सीन नहीं लगी। अभी 2-3 करोड़ को लगी है कुछ दिनों में, लेकिन ये सारे बच्चों में इम्यूनिटी तो किसी में भी नहीं है। जिसको वैक्सीन लगी है उसमें भी इम्यूनिटी तो बाद में आएगी, 45 डेज के बाद ही उम्मीद करते हैं। तो बच्चे वैक्सीनेट बिल्कुल नहीं हुए। नंबर 2, घर से बाहर नहीं निकले, तो उनमें जो सोशल इम्यूनिटी होती है कि आदमी जब बाहर जाता है तो वो जब इंटरेक्ट करता है तो थोड़ा थोड़ा उसकी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है, वो भी बच्चों में नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जो लोग बड़े घर में आते हैं बाहर से, जैसे कोई काम करके आ रहा, उनके पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मदर है, कोई वर्किंग है, घर में जब आ रही है
तो वो बाहर से क्या पता वो इन्फेक्शन लेके आ रहा हूँ जिससे बच्चों में हो रहा है जी। और इस वायरस में जो चेंजेज आए हैं, इस वायरस में चेंजेस ये पाए गए हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये पाया गया है कि बच्चे और वेव्स की तुलना में, फर्स्ट एंड सेकेंड वेव की तुलना में थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सीरियस बहुत नहीं हो रहे हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं हो रहे, पहले की तुलना में एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे सिक भी हो रहे हैं। हम लोग भी डेली देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है, फीवर वाले बच्चे, पेन वाले बच्चे, गले दर्द वाले बच्चे, रेगुलरली हम देख रहे हैं कि रोज ही बच्चे आते हैं और उनको ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको एडवाइस करते हैं, हालांकि ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन बच्चों में इवन 4 मंथ के बच्चे में भी एडमिशन की जरूरत है आईसीयू के लिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत छोटे बच्चे में भी इसकी जरूरत है। जी बिल्कुल। और जैसे कि हमने देखा है कि 10 दिन की बच्ची की भी मौत हो गई थी संक्रमण के चलते। डॉक्टर एम वली, आपके पास आना चाहूंगी, क्या आप क्या कहेंगे कि अब किस तरीके से यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उन्हें अहम कदम उठाने चाहिए, किन किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों में ये जो संक्रमण है ये ज्यादा अब हमें फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे महत्वपूर्ण ये है जो नवजात बच्चे हैं उनमें भी संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जी, आपने बताया जी। और ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज हमने बहुत शुरू में थर्ड वेव की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने ये सब पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी। उसके बाद इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक नोटिफिकेशन भी आया था, उन्होंने क्लियर किया था कि ज्यादा खतरा नहीं है। वो ज्यादा खतरे वाली बात तो ठीक है नहीं है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं वो ये नया वायरस है और जिन लोगों को टीके लग चुके हैं उनको भी ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है और ये इन्फेक्शन बच्चों में जा सकता है क्योंकि बहुत तेजी से जंप करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब की भी बात बिल्कुल ठीक है कि ये डॉक्टर पांडे ने जैसा कहा कि बच्चों में जो बाहर निकलने से इम्यूनिटी आती, जो हर्ड इम्यूनिटी आती, वो भी नहीं आई है किसी हद तक और कम रेट में 33 to 40% ही बच्चे इम्यूनाइज्ड हैं हर्ड इम्यूनिटी से। तो वो बड़े ससेप्टेबल हैं, तो उनको आपने पूछा कैसे बचाएं, तो उनको तो आइसोलेशन में ही रखना है, उनके कमरे में किसी को नहीं जाना है। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको बाहर से आने के बाद उन बच्चों को हग नहीं करना है, गोद में नहीं लेना है, प्यार नहीं करना है, तो उन बच्चों से डिस्टेंस बना के रखना है और मास्क बहुत पाबंदी से सबको लगाना है। जो भी घर में है उनको मैं तो ये कहूंगा घर में भी मास्क लगा के रहना चाहिए। अगर आप बच्चों के कमरे में जा रहे हैं तो यही एक बैरियर क्रिएट कर सकता है और मास्क ही इसका रोकथाम का उपाय है। और बड़ों के टीके जो हैं वो लगने चाहिए, जो उनसे बड़े बच्चों को टीके लग रहे हैं 15 से 18 साल के, वो जल्दी से लगने चाहिए। और जो एल्डरली हैं उनको भी बचा के रखना है। बच्चे और एल्डरली हम एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं, तो घर में हमें बहुत एहतियात से रहना है, कवर्ड रखना है और अगर थोड़ी भी खांसी वगैरह आए तो अपने को फौरन आइसोलेट करना है। इंतजार नहीं करना है कि बुखार आए, नाक में अगर इरिटेशन हो, गले में इरिटेशन हो तो फौरन डॉक्टर को फोन करके उनसे अपनी एडवाइस लीजिए। और जल्दी टेस्ट कराने की नहीं होनी चाहिए इसमें। टेस्ट बहुत से लोग करा रहे हैं और टेस्ट भी इसको, ये जो ओमिक्रॉन है टेस्ट को भी डिफाई कर रहा है। मेरे पास कई केसेस ऐसे आए जिनका RT-PCR पॉजिटिव है और उसके बाद जो है उनका जो वो एंटीजन टेस्ट है वो निगेटिव है। तो ये बड़ा एक विरोधाभास सा हो रहा है और ये हमको सिम्टम से ही पहचानना है। और बार बार हम यही बता रहे हैं कि इसमें गले में खराश होती है, गले में इरिटेशन होता है, बहुत हल्का एक आध दिन बुखार आता है, हेडेक होता है और अनड्यू फैटिग होती है। इस तरह के लक्षण वाले जो लोग हैं घर में उनको अपने को तुरंत आइसोलेट करना है, मास्क लगाना है और अगर उनके टीके कंप्लीट नहीं हुए तो फौरन टीका लगाना है। ये सब सावधानियां जो हैं घर में रह के वो करनी है और घर में जो चीजें हैं उनको भी साफ सुथरा रखना है, उनको सैनिटाइज करना है। ये पूरा एक प्रोटोकॉल है घर का जो बताया गया है कि घर की चीजों को हमको अपने हाथों को और जो भी चीज हम छू रहे हैं उसको सैनिटाइज करके रखना है ताकि उससे इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो। तो ये बात अब काफी महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अपने जो कोमाइट्स हैं, जो कपड़े हैं, जो इस्तेमाल की चीजें हैं, क्रॉकरी है, कटलरी है, इवन मोबाइल फोन हम एक्सचेंज न करें एक दूसरे के साथ। तो ये सब करेंगे तो फिर एहतियात का पहलू जो है इसमें बच्चों के लिए ये कारगर हो जाएगा। जी बिल्कुल, सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन तो है ही महत्वपूर्ण और तमाम एल्डर्स हैं वो तो लगा ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 से 18 साल का तो शुरू हो चुका है डॉक्टर पांडे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका कब तक वैक्सीनेशन शुरू होगा, क्योंकि शायद एक ये बड़ी वजह है जिस वजह से लगातार केसेस बच्चों में सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर पांडे? देखिए, अपने यहाँ 5 वैक्सीन हैं जो कि 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए उनमें ट्रायल्स चल रहे हैं जी। ये वैक्सीन हैं, देखिए जाइकोव डी सबसे पहले आएगी,
जिसका ट्रायल हो चुका है। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया इनको। हाँ, वो दे दिया हुआ है। ये 12 साल से बड़े बच्चों के लिए है। ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ने अप्रूवल इसको दिया हुआ है और 1 करोड़ डोज गवर्नमेंट इसका ऑर्डर भी कर चुकी है। खास बात यह है कि ये नीडल फ्री सिरिंज है, नीडल फ्री इंजेक्शन होगा। 3 डोजेज इसके लगेगी 28 दिन के इंटरवल पे। दूसरी भारत बायोटेक की जो वैक्सीन जो अभी लगाई जा रही है कोवैक्सीन जी, वो 2 से 18 साल के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको खाली 15 से 18 साल में भी शुरू किया हुआ है। ये है। तीसरी जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की है, कोवावैक्स। ये भी 6 साल से लेकर के और 12 साल से और 17 साल के बच्चों के लिए है। बल्कि 2 से 18 में इसका ट्रायल चल रहा है और मेरा ख्याल है कि दिसंबर में इसको परमिशन मिली है ट्रायल के लिए, तो बहुत जल्दी वो भी होने लग जाएगा। बायोलॉजिकल ई की भी एक आरबीडी वैक्सीन है जो 5 से 18 साल का ट्रायल चल रहा है। वो भी 1-2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है और 826 COV25 वैक्सीन है, 2S वैक्सीन है। तो ये सारी वैक्सीन हैं जो कि 2 से 18 साल 17 साल तक के बच्चों में अपने यहाँ ट्रायल चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगले 2 महीनों में काफी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी, 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि इनके ट्रायल बहुत तेजी से चल रहे हैं और जल्दी से हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, उम्मीद यही कर सकते हैं हम जल्दी से इन वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो पूरे हों और आम बच्चे जो हैं, जो दूसरे बच्चे हैं 2 साल से 15 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन जल्द से जल्द लगे। डॉक्टर एम वली, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब जैसे कि हम ये बात ही कर रहे हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशन बरतना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक टीका नहीं आता प्रिकॉशन ही एक हमारे हाथ में होता है कि हम उसे बरत सकते हैं। लेकिन कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि स्कूल भी अभी खुले हुए हैं और जो दूसरी एक्टिविटीज हैं बच्चों को लेकर वो भी जारी हैं। बहुत जरूरी यहाँ पर डॉक्टर साहब ये होगा कि इन सब चीजों को पहले बंद करना होगा जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये पता नहीं क्यों हो रहा है, बच्चों को एक्सपोज क्यों कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में भी देखा गया है कि जब बच्चों के स्कूल खुले थे तो उसमें संक्रमण बढ़ा था तो उन्होंने बंद किए। तो ये हम बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इस तरह का जो ये बच्चों को एक्सपोजर है ये बिल्कुल जायज नहीं है और बच्चों के अंदर इम्यूनिटी कम है, बार बार ये बताया जा रहा है। तो हमें ये बहुत एहतियात की जरूरत है कि बच्चों को स्टे एट होम वाला काम करें, घर पे रखें, अभी ना निकालें। आगे आने वाला जो 10 दिन है 12 दिन है ये बहुत ही क्रूशियल है, क्रिटिकल है। तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है और उसके बाद जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फेक्शन उतनी तेजी से कम भी होगा। तो इस फेज में बच्चों को बचा के रखना बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि बच्चों में संक्रमण कम है, लेकिन जिन बच्चों में हुआ है उनमें ये MIS-C तक गया है, मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन सिंड्रोम जो बच्चों का है वो उनको ICU की जरूरत पड़ी है और उनको ICU में ट्रीट किया गया है। तो ये बच्चों का जो डाटा बाहर से भी आ रहा है वो भी काफी जो है वो डराने वाला है। और हमारे यहाँ भी जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं उन बच्चों के डॉक्टर्स को पता है कि उनको कितनी परेशानी हो रही है उनको हैंडल करने में। उनके लिए ICUs की जरूरत, एक्सपर्ट ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस को दोबारा से अडेप्ट करें, अपनी सफाई को, डिसइंफेक्शन को अडेप्ट करें, टचिंग आईज, नोज एंड माउथ को अडेप्ट करें। हमको पूरी इत्तला रहनी चाहिए कि ये वायरस कैसे फैलता है। और पेट्स भी जिनके घर में हैं पेट्स उनको भी हम दूर रखें, क्योंकि पेट्स भी संक्रमित हो सकते हैं इस वायरस से। तो ये मैं एडिशनल एक बात बता रहा हूँ कि पेट्स को भी बहुत जरूरी है आइसोलेट करना। तो ये सब चीजें हमारे पास जो आ रही हैं उस पर अमल होना चाहिए और बच्चे हमारी जो है कल की जो है धरोहर है उनको बचा के रखना है और उनको हमको बिल्कुल आइसोलेटेड रखना है, उनको बाहर नहीं निकालना है। जी बिल्कुल, बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकालें और जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी बाहर ना निकालें। और बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही है कि अपने पेट्स का भी आप ध्यान रखें और उनको भी आइसोलेट रखें। डॉक्टर पांडे की हम इस बार देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चों में संक्रमण हो रहा है उसके लक्षण दिख रहे हैं और इससे पहले जो वेरिएंट्स आए थे, मसलन डेल्टा की हम बात कर लें, उसमें ज्यादा बच्चों में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे और बच्चे अपने आप ठीक हो जा रहे थे। लेकिन इस बार काफी लक्षण भी बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है? क्या सिर्फ एक वैक्सीन ही वजह है या और भी कोई वजह हो सकती है? इसकी वजह जो वायरस में चेंजेज आए हैं, जैसे ये ओमिक्रॉन जो आया है इसमें डेल्टा वायरस में करीब 18 चेंजेस थे जी उनके स्पाइक प्रोटीन में, लेकिन इसमें टोटल चेंजेस 50+ हैं और 32 से ज्यादा चेंजेस स्पाइक प्रोटीन में हैं। इस चेंजेस की वजह से क्या है, ये वायरस जो है गले में और सांस की नलियों तक तो असर कर रहा है, लंग्स को बहुत कम इन्फेक्ट करता है।
ऐसा नहीं कि एक चीज मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, रिसर्च का टॉपिक है। ये रोडेंट से होते हैं, हैमस्टर्स करके अमेरिका इंग्लैंड में इन शहरों में होते हैं, इन जगहों पे। वहां पे ये रिसर्च किया गया और उनके लंग्स को इन्फेक्ट किया गया और ये पाया गया कि उनके लंग्स में भी 1/3 तक जो लंग होता है, पूरा लंग नहीं, उसमें ये पाए गए जो वायरस है ये ग्रो किए। हालांकि ग्रो करने की रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं थी, तो ऐसा नहीं कि हमारे लंग्स को ये असर नहीं करेगा, असर कर रहा है, अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएं, लापरवाह हो जाएं कि लंग्स को असर नहीं कर रहा है, लंग्स को भी असर कर रहा है। हाँ, डेल्टा की तरह से नहीं कर रहा है। दूसरी चीज बच्चों में जो देख रहा हूँ, मैं रोज देख रहा हूँ, बच्चों में शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है कि बच्चे को थोड़ी सी नाक बहनी शुरू होती, कोल्ड सा होता है। अगले 24 से 48 घंटे में बच्चे बताने लग जाते हैं गले में दर्द हो रहा है। साथ में किसी बच्चों को पैर में दर्द होता है, किसी को सिर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, हेडेक हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है, कई बच्चों को डायरिया भी हुआ है। लेकिन सब बच्चे सिक महसूस करते हैं अगले 2-3 दिन, 5 दिन तक। उस दौरान अगर जितना जल्दी हम इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, उतना जल्दी से ठीक हो जाते हैं। बच्चों में अनफॉर्चुनेटली जो एंटीवायरल दवाएं हैं वो भी हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 18 साल से छोटे बच्चों में नहीं देना है। और इस बार जो दवा ये मोलनुपिराविर जो है, इसमें बहुत सारा साइड इफेक्ट भी हैं, इसको प्रिकॉशन के साथ देना होता है, देख के देना होता है किसको हमें देना है, किसको नहीं देना है। तो बच्चों में हम यूज वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ एंटीबायोटिक देके, विटामिन डी देके, विटामिन सी देके, उनकी इम्यूनिटी के लिए बाकी चीजें बता करके उसको ट्रीट कर रहे हैं और मेजॉरिटी बच्चे ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का हो रहा है और ये बच्चों में कोई भी सीरियस बात हो सकती है। 4 महीने के बच्चे को भी आईसीयू की दिल्ली में जरूरत पड़ी है जी। और मैं अमेरिका का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्योंकि ये वायरस हार्ट को भी टेम्पोरली इन्फेक्ट करता है, असर डालता है। और एक बच्चे को तो अमेरिका में 15 साल के बच्चे को जब पिछला डेल्टा वायरस का हुआ था तो कार्डियक पेसमेकर डालना पड़ा था, पेसमेकर लगाना पड़ा था बच्चे को। तो आप ये न सोचे कि बच्चे सुरक्षित हैं। इसीलिए डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे कि हम लोगों को स्कूल तुरंत बंद करना चाहिए, कम से कम 10वीं और 12वीं का छोड़ करके बाकी बच्चों को स्कूल चलाने का कोई औचित्य नहीं है। जल्दी से जल्दी इसको बंद करना चाहिए, ताकि अगला 1-1.5 महीने की बात है, ये वायरस जल्दी से ग्रो कर रहा है, जल्दी से कंट्रोल भी हो रहा है, क्योंकि 5 से 7 दिन में लोग निगेटिव हो जा रहे हैं, 7 दिन में। जी जी। तो इसमें जल्दी से जल्दी स्कूल बंद करना चाहिए लोगों को। क्या जरूरत है स्कूल, जब इतने दिन हम अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर स्कूल बंद जरूर करने चाहिए। सरकार को ये बड़ा फैसला यहाँ पर लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर एम वली, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि कल के मुकाबले में आज जो हमने केसेस देखे हैं उसमें कुछ मामूली सी कमी आई है, 10-12 हजार के करीब। तो ये जो कमी है, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कमी होगी इसमें, या फिर केसेस बढ़ भी सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, कभी वीकेंड पे आई है और वीकेंड पे हमको पता है कि टेस्टिंग की थोड़ा सा रफ्तार कम हो जाती है, तो हमें ये आज का डाटा देख के पता लगेगा। तो वर्किंग डे का डाटा हमको वर्किंग डे से कंपेयर करना चाहिए, तो वीकेंड के डाटा से वीकेंड का डाटा कंपेयर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कम हो जाएगा, जो पीक है इसका वो हम शायद अचीव कर रहे हैं। आजकल में पीक आकर निकल जाना चाहिए और ये कम होना चाहिए, लेकिन इसके कम होने के साथ साथ लापरवाही नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम केयर रखें। खास तौर से आज के प्रोग्राम में आपने जो बच्चों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, बच्चों की केयर रखें, पेट्स की केयर रखें, बच्चों को बाहर न जाने दें। और हम बिल्कुल पेरेंट्स के ऊपर है ये स्कूल भेजना, तो पेरेंट्स बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट हो जाएं, ये इस बात को छोड़ दें कि आप बाहर जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, मिलेंगे टीचर से और आप अपने पीयर से, फ्रेंड्स से मिलेंगे। ये अभी थोड़ी सी सैक्रिफाइस और देनी पड़ेगी बच्चों को। हमें बच्चों को बचाना है, और जिनका एक ही बच्चा है उनको तो बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना है। हालांकि हर बच्चा हमारे लिए वैल्यूएबल है। और देखिए, गवर्नमेंट के स्तर पर सब काम अपने हिसाब से हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन हमको भी प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ आइसोलेशन जरूरी है। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब ये है कि हम अपने को भी बाहर न निकालें जब तक नितांत आवश्यक न हो। और जब हम बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम बच्चों को ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया हमने। तो एक्सपोजर जो है इसमें उसको मिनिमाइज करना है, और उसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, स्टे एट होम। और होम में भी सारी प्रिकॉशन रखनी है, सैनिटाइजेशन की, और बच्चों को एक एक्सपोजर नहीं देना है। जो भी बाहर से आए उसको दूर रहना चाहिए बच्चों से, ये सबसे बड़ी सावधानी है इस समय की।
और बच्चों के पास हाथ धोकर, सैनिटाइज होकर, मास्क लगाकर जाएं और साफ सुथरा माहौल रखें और घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छे से रखें। जाड़ों में लोग घर बंद कर देते हैं, सब चीज बेडरूम में ही होने लगती है, तो इसको भी डिस्करेज करना चाहिए कि हमें खुली हवा में बैठकर खाना है, एक साथ नहीं बैठ कर खाना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है। और जी बिल्कुल, इन सभी बातों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत आसानी से पार पा सकते हैं कोरोना से। इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली और डॉक्टर पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें जरूर फायदा पहुंचेगा इस जानकारी से। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।